हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज जैसे कि मैंने कहा था, एक चैप्टर बाकी है मुगल काल का, और आज हम वो चैप्टर देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैप्टर नंबर 21 में है, ये देखिए, मुगल काल, मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और उनका विघटन, कि कैसे वो टॉप पर पहुँचे और फिर कैसे उनका सफाया हुआ, कैसे उनका पतन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थोड़ा लंबा है, बट एक ही वीडियो हम निपटाएंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखेंगे मराठों का उदय। मराठों का उदय कैसे हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए, एक एक बड़े सम एक बड़े राज्य की स्थापना करने का श्रेय शाहजी भोसले और उनके बेटे शिवाजी को जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मराठों का उदय देख रहे हैं, शिवाजी को जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1636 की संधि में, 1636 की संधि के अनुसार 1636 की संधि के अनुसार शाहजी ने अपने वर्चस्व वाले क्षेत्र छोड़ने पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, संधि में समझौता हुआ था और उस समझौते में इनको कुछ अपने क्षेत्र छोड़ने पड़े थे। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात लिखी हुई है यहाँ, छोड़ने पड़े। वे बीजापुर की सेवा में चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, वे बीजापुर की सेवा में चले गए और कर्नाटक पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने लगे। अस्थिरता का फायदा उठाकर शाहजी मैंगलोर में एक स्वतंत्र रजवाड़ा बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो चले जाते हैं बेंगलोर, लेकिन इधर शिवाजी रह जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में शिवाजी ने पूना के आसपास एक बड़ा रजवाड़ा बनाने का प्रयास किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम शिवाजी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, शिवाजी का आरंभ, जीवन वृत्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो शाहजी ने अपनी पूना की जागीर ठीक है फ्रेंड्स, शाहजी ने अपने पूना की जागीर वरिष्ठ पत्नी जीजाबाई और उनके नाबालिग बेटे शिवाजी के लिए छोड़ दी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 18 वर्ष की आयु के 18 वर्ष की आयु में शिवाजी अपनी प्रतिष्ठा का परिचय देते हुए 1645 से 47 में पूना के आसपास अनेक पहाड़ी किलों को जीता। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे होगे, सिंपल हिंदी में ही लिखा और सिंपल लैंग्वेज में, इसलिए इसमें कुछ समझाने का जहाँ होगा वो मैं समझाऊंगा। 1647 में अपने संरक्षक दादाजी देवकोंड की मृत्यु के बाद शिवाजी अपनी मर्जी के मालिक हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, इनके जो संरक्षक वगैरह थे, जो इनका बॉडीगार्ड वगैरह होगा, तो उसकी मृत्यु के बाद ये अकेले, मतलब मस्तमौला आदमी हो गए, अपनी मर्जी के मालिक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पेज पे चलते हैं। देखिए, शिवाजी ने वास्तविक विजय अभियान 1656 से शुरू किया, जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य को जवाली को जीता। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये मराठा सरदार था, वही सरदार चंद्रराव मौर्य से जवाली को जीता। ठीक है फ्रेंड्स, इसने जवाली को जीत लिया, इनको हराकर। आगे चलते हैं। 1657 में बीजापुर पर मुगलों के आक्रमण ने शिवाजी को बीजापुर के प्रतिशोध से बचा लिया। ठीक है फ्रेंड्स, शिवाजी ने पहले औरंगजेब से वार्ता शुरू की और फिर पाला बदलकर मुगल क्षेत्रों में दूर तक घुसपैठ की। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने मतलब पाला बदल लिया इधर से, और फिर जो मुगल क्षेत्र थे उनमें घुसपैठ की और भारी लूट मार की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। औरंगजेब जब दूर उत्तर में लड़ाई वगैरह कर रहा होगा, तब शिवाजी ने पश्चिमी घाट और समुंदर के बीच कोंकणी पट्टी पर कब्जा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, जब औरंगजेब उत्तर में युद्ध वगैरह कर रहा होगा, तब शिवाजी ने पश्चिमी घाट और समुद्री पट्टी के बीच कोंकण पट्टी पर कब्जा कर लिया। बीजापुर ने अब कड़ी कार्रवाई का निश्चय किया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अकबर को पता लग गया कि उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, तो अकबर कड़ी कार्रवाई के लिए देखना किसे भेजता है। बीजापुरी अमीर अफजल खान को, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बीजापुरी अमीर अफजल खान को 10,000 की सेना देकर शिवाजी के खिलाफ भेजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अफजल खान शिवाजी को निजी मुलाकात के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ऐसे ही मिलने जुलने के लिए बुलाता हुआ शिवाजी को इनवाइट करता है, लेकिन शिवाजी मतलब पूरे तैयार होकर जाते हैं और इसको मार डालते हैं। देखना, शिवाजी तैयार होकर गए और उन्होंने चालाकी भरे मगर
दुस्साहसी ढंग से कटार से खान का वध कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसने खान को निपटा दिया है शिवाजी जी ने। हम आगे चलते हैं। शिवाजी के कारनामे ने उन्हें एक चर्चित कथानायक बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, शिवाजी का जो ये कारनामा किया था तो इन्होंने एक कथानायक बना दिया। उनकी सेना में भर्ती होने के लिए मराठे, ये देखिए लिखा हुआ है ना, उनकी सेना में भर्ती होने के लिए मराठा क्षेत्रों में आने लगे। उसकी सेना में भर्ती होने के लिए मराठा क्षेत्रों में लोग उमड़ पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसकी सेना में ही सब भर्ती होना चाहते थे। यहाँ तक कि जो अफ़गान थे ना, ये भी इसकी सेना में भर्ती होने के लिए आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है फ्रेंड्स, यही लिखा है अफ़गान सिपाही पहले बीजापुर की सेवा में थे, वे भी उनकी सेना में भर्ती हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। औरंगजेब ने दक्कन में नए मुग़ल सूबेदार शाइस्ता खान को शिवाजी के इलाके पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये दक्कन में जो इनका सूबेदार था ना शाइस्ता खान, औरंगजेब ने इसको आदेश दिया कि जाओ शिवाजी के इलाकों पर आक्रमण करो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। शाइस्ता खान ने पूना पर कब्जा कर लिया और अपना मुख्यालय बना लिया। फिर उसने शिवाजी से कोंकण छीनने के लिए दस्ते भेजे। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एकदम समझाने लायक कुछ है नहीं, जहाँ होगा मैं समझाऊंगा। पूना में शाइस्ता खान के खेमे में घुसकर तथा रात में हरम में खान पर हमला करके उसके बेटे और उसके एक सरदार को मार डाला तथा खान को भी घायल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, हरम वगैरह मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पीछे भी, जहाँ बहुत सारी रानियाँ रहती हैं, राजा वगैरह जहाँ रात वगैरह काटते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात यहाँ लिखी हुई है जो ये लिखा हुआ ना, पूना के शाइस्ता खान के खेमे में जा घुसे और रात को हरम में खान पर हमला किया और उसके बेटे और एक सरदार को मार डाला और खान को घायल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब यहाँ औरंगजेब गुस्सा हो जाता है। देखो, क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खान का तबादला बंगाल में कर दिया। ठीक है, शिवाजी ने सूरत पर जो मुगल जो मुग़लों का प्रमुख बंदरगाह था वहाँ पर जाके भी लूटपाट की। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। देखो ये लिखा है ना, शिवाजी ने सूरत पर जो मुग़लों का प्रमुख बंदरगाह था उसे जी भर के लूटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं पुरंदर की संधि और शिवाजी का आगरा यात्रा। शाइस्ता खान की असफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी से निपटने के लिए अजमेर के राजा जयसिंह को नियुक्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया तो अब नया ये आया जयसिंह। उन्होंने शिवाजी के सभी शत्रुओं और विरोधियों से अपील की। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बात हो रही है जो राजा जयसिंह आया है, ये सबको कहता है जितने राणा के मतलब दोस्त वगैरह होंगे और उसके दुश्मन वगैरह होंगे तो उससे अपील कर रहा है कि तुम हमारी तरफ आ जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, अपील की तथा बीजापुर के सुल्तान तक को अपनी ओर लाने का प्रयास किया। पूना की ओर कूच करते हुए शिवाजी के राज्य के केंद्र अर्थात किले पुरंदर पर हमला करने का फैसला किया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। मतलब इसने बीजापुर के सुल्तान को कहा कि तुम आओ मेरे तरफ मिल जाओ और फिर पूना की ओर चल पड़ता है ये, जहाँ शिवाजी के राज्य का केंद्र तथा पुरंदर का किले पर हमला किया इसने। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ शिवाजी ने अपने परिवार और खजाने को छुपा रखा था या रख रखा था, वही लिखा हुआ है, जहाँ शिवाजी ने अपने परिवार और खजाने को छोड़ रखा था या रख रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, जयसिंह ने पुरंदर की सख्त घेराबंदी की और उसे तोड़ने के सभी मराठा प्रयासों को नाकाम कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक संधि होती है। शिवाजी ने जयसिंह के साथ वार्ता आरंभ की और निम्नलिखित शर्तों पर समझौता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब शिवाजी और इसके बीच बातचीत हुई तो एक फैसला हुआ होगा, उस फैसले में देखते हैं क्या हुआ, आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या समझौता होगा। शिवाजी के पास जो अधिकार वाले 35 किले थे ना, 35 में से 23 को मुग़लों को देना पड़ता था, जिनकी सालाना आय 4 लाख हुण थी। यानी ऐसे मान लो आज के टाइम पे 4 लाख रुपए जिनकी आय थी ना, उन किलों को 35 में से 23 मुग़लों को दे दिए और 12 इनके पास रह जाते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो 35 शिवाजी के अधिकार वाले 35 किलो में से 23
23 जिनकी सालाना आमदनी 4 लाख हुण थी तथा मुगलों को सौंप दिया जाएगा तथा शेष 12 किले बादशाह की खिदमत और वफादारी की शर्त पर शिवाजी के पास रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें बीजापुरी कोंकण वाले क्षेत्र पर। ठीक है फ्रेंड, बीजापुरी कोंकण वाले क्षेत्र पर शिवाजी ने पहले कब्जा कर रखा था। ठीक है फ्रेंड, शिवाजी ने पहले कब्जा कर रखा था तथा पठारी इलाके में बीजापुर का वह क्षेत्र भी उन्हें सौंपना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें शिवाजी का कब्जा था ना पठारी इलाके पर, ये लिखा है तथा पठारी इलाके में बीजापुर का वह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उनको मुगलों को जिसे शिवाजी जीतना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बदले उन्हें मुगलों को किस्तों में 40 लाख हुण देने थे। 40 लाख रुपए मांगे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम। अरे क्या हो रहा है स्क्रीन पे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शिवाजी ने अपनी निजी सेवा से मुक्त रखे जाने की मांग की। ठीक है फ्रेंड्स, इसने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुक्त हूँ मैं, मुक्त रखने की मांग की। इसलिए उनकी वजह से नाबालिग बेटे संभाजी को 5,000 का मनसब दिया गया। लेकिन शिवाजी ने दक्कन के मुगलों में किसी भी अभियान में स्वयं भाग लेने का वादा किया। ठीक है फ्रेंड्स, बात ये हुई थी यहाँ पे, मतलब ये कह रहे थे मुगल काल के लोग थे ना, जो औरंगजेब वगैरह थे, ये कह रहे थे कि तुम भी आ जाओ, मुगल दरबार में मिल जाओ, हम तुम्हें मनसब देंगे। बट ये शिवाजी मना कर देता है। देखो ये लिखा है ना, शिवाजी ने निजी सेवा से मुक्त रखे जाने की मांग की। तो फिर ये औरंगजेब कहता चल ठीक है, लेकिन तुम्हारे बदले ना इसका जो बेटा था संभाजी राव, उसको इसके दरबार में भेज दिया जाता है और 5,000 रुपये का वेतन देकर इसके दरबार में किसी पोस्ट दे दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन शिवाजी ने दक्कन में मुगलों से ये भी कहा कि इनको अगर तुम दक्कन पे हमला करोगे ना तो मैं भी हमला करूँगा। देखो स्वयं भाग लेने का वादा किया इनको, अगर तुम दक्कन को लूटपाट करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यही यहाँ लिखा। लेकिन शिवाजी ने दक्कन में मुगलों के किसी भी अभियान में स्वयं भाग लेने का वादा किया कि अगर तुम लूटपाट करोगे तो मैं भी अड़ जाऊंगा। आगे देखते हैं, बीजापुर के खिलाफ मुगल मराठा मुहिम नाकाम रही। ठीक है फ्रेंड्स, जो बीजापुर के खिलाफ मुगल मराठा जो मुहिम थी वो नाकाम रही। शिवाजी को किले पन्हाला पर कब्जा करने के लिए लाया गया। शिवाजी को किले पन्हाला पर कब्जा करने के लिए लाया गया, पर वे असफल रहे। ठीक है फ्रेंड्स, जय सिंह, ये देखो ना, जय सिंह ने शिवाजी को आगरे में बादशाह से मिलने पर आमादा किया। मतलब जय सिंह ये कह रहा है आगरे में कि तुम आगरे में आ जाओ और एक बार औरंगजेब से मिल लो। ठीक है फ्रेंड्स, पर ये तैयार हो जाता है, देखना है। शिवाजी आमादा किया, ठीक है ना। यहाँ से शिवाजी को 5,000 के मनसबदारों के बीच खड़ा कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो मिलने के लिए आ गया औरंगजेब से, लेकिन औरंगजेब का उस दिन बर्थडे होता है, वो बर्थडे सेलिब्रेट करने में इंजॉय कर रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 5,000 लोगों के बीच में इसको ला के खड़ा कर दिया जाता है। ये देखो लिखा है ना, शिवाजी को जब 5,000 मनसबदारों के बीच खड़ा कर दिया गया। ठीक है, और सबसे आगे कौन था, जो इसका लड़का, जो ये नाबालिग लड़का है ना ऊपर पढ़ के आया, उसे 5,000 का मनसब दे के इसके दरबार में भेजा था। तो उसी को उन्होंने देखो दिमाग लगा के आगे खड़ा कर दिया। तो उसे शिवाजी जब देखते हैं ना आगे, तो ये मतलब थोड़ा गिल्टी फील करते हैं, मायूस हो जाते हैं। वही देखना, जो श्रेणी में उसके नाबालिग बेटे को दी जा चुकी थी। ठीक फ्रेंड, मनसबदारों के बीच खड़ा हुआ था, जो श्रेणी में उनका जो नाबालिग बेटा था ना, उसे मतलब फ्रंट पे ही खड़ा कर दिया। देखो ये आगे लिखा है ना, उन्हें अपमान का अनुभव हुआ। ठीक है फ्रेंड, उन्हें मतलब थोड़ा दुखी हो गए होंगे, उनको बेइज्जती सी हो रही है। ना ही शिवाजी से कोई बातचीत हुई ना ही शिवाजी से कोई बातचीत के लिए बादशाह को समय मिला, जिसका तब जन्मदिन। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बता दिया वो जन्मदिन मना रहा था। ठीक है फ्रेंड, बादशाह का जन्मदिन मनाया जा रहा था और शिवाजी को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए क्रोधित होकर शिवाजी दरबार छोड़कर चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब मिलना ही था तो फिर बुलाया क्यों। जब वो आया तो वो एंजॉय कर रहा है पार्टी में। ठीक है फ्रेंड, बर्थडे पार्टी में। लेकिन कोई फैसला होने से पहले शिवाजी नजरबंदी किले से निकल भागे। ठीक है फ्रेंड्स, चले गए किले को छोड़कर। औरंगजेब शिवाजी से गांठ
औरंगजेब शिवाजी के साथ गठबंधन पर कोई खास बातचीत नहीं महत्व नहीं देता। ठीक फ्रेंड्स, ये जय सिंह बता रहा है जय सिंह के विपरीत औरंगजेब, यहाँ से जय सिंह के विपरीत औरंगजेब शिवाजी से मतलब ये जय सिंह कह रहा है अगर शिवाजी और औरंगजेब की कोई बात होती ना तभी औरंगजेब मतलब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता इसको शिवाजी को, वही बता रहा है कोई महत्व खास महत्व नहीं देता उसके लिए शिवाजी बस एक मामूली किसान से ऊपर थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये जय सिंह कह रहा है कि अगर इनकी बातचीत होती ना तो औरंगजेब ना ही इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता ना ही कोई ज़्यादा वो अहमियत देता, क्योंकि औरंगजेब की नज़रों में शिवाजी बस एक भूमिया मतलब किसान से ऊपर थे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़मींदार के टाइप का ये सोच रहा होगा कि भूमिया मतलब किसान या जिसके पास थोड़ी ज़मीन ज़्यादा होती है तो उसे ज़मींदार कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी से अंतिम संबंध, विच्छेदी शिवाजी का प्रशासन और उनकी उपलब्धियाँ। अब देखते हैं कि शिवाजी ने अपने शासन में क्या क्या किया। देख लो फ्रेंड, इतना पढ़ा दिया मैंने शिवाजी के बारे में और पढ़ा दूंगा अभी 2-2.5 पेज। अगर मेंस में यूपीएससी में या अगर यूपीपीसी में अगर क्वेश्चन लिखना आ जाए शिवाजी पे 250 वर्ड होगा तो लिख दोगे ना आराम से। ये मोस्ट क्रीम एकदम चैप्टर की जो है ना निचोड़ वही निकाल के मैंने मार्क किया हुआ है, 2 दिन में पढ़ा मैंने तब ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, लिख दोगे शिवाजी के ऊपर, अभी और आगे 2-3 पेज हैं। तो चलते पुरंदर की एक संधि की एक व्याख्या ने शिवाजी को अपनी विजय यात्रा फिर आरंभ करने पर लगभग मजबूर कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से है पुरंदर की संधि की एक व्याख्या, ये संकीर्ण नहीं लेना हमको, जहाँ जहाँ मैंने पेंसिल से मार्क किया हुआ है। व्याख्या ने शिवाजी को अपनी विजय यात्रा फिर आरंभ करने पर लगभग मजबूर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने एक नए सिरे से मुगल से टकराव आरंभ किया तथा 1670 में सूरत को दूसरी बार लूटा। अगले 4 वर्षों तक उन्होंने मुगल से पुरंदर समेत अनेक किले वापस पा लिए थे और मुगल इलाकों पर खासकर बरार और खानदेश में दूर तक घुसपैठ की। मतलब इन्होंने 1670 में क्या कहते हैं सूरत को दूसरी बार लूटा और जो संधि हुई थी ना पहले 1636 में उनको जो किले वगैरह दिए गए थे 35 में से 23 किले तो वो सब इन्होंने दोबारा वापस पा लिए, वही लिखा हुआ है। अगले 4 वर्षों में उन्होंने मुगल और से पुरंदर समेत अनेक किले वापस पा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और मुगल इलाकों में खासकर बरार और खानदेश में दूर तक घुसपैठ की। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं यहाँ 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में औपचारिक रूप से ताज धारण किया। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बना है रामगढ़ में कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो वो रामगढ़ में हुआ था, इस लाइन से याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शिवाजी ने कुछ पुराने अग्रणी मराठा परिवारों से विवाह किए, जैसे मोहिते और सिरके। ठीक है फ्रेंड्स, ये कास्ट वगैरह होंगी, इन कास्टों में महाराणा प्रताप ने अपने विवाह किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। इस तरह अब शिवाजी एक स्वतंत्र शासक बन गए और वे दक्कनी सुल्तानों के साथ बराबरी के स्तर पर संधि स्थापित कर सकते थे, ना कि एक बागी सरदार की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अब ये घर गृहस्थी वाले हो गए हैं, शादियाँ वगैरह कर ली, ठाट हो गए इसके। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मतलब पूरा सरदार बन गया है, अब कोई बागी नहीं कहेगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1676 में शिवाजी ने हैदराबाद हैदराबाद राज्य के प्रभारी मदन्ना और अखन्ना नामक 2 भाई की सक्रिय सहायता से और समर्थन से शिवाजी ने बीजापुरी कर्नाटक में एक नया अभियान शुरू किया। ठीक है फ्रेंड्स, 1674 में शिवाजी हैदराबाद के 2 भाई थे, मदन्ना और अखन्ना। ये बहुत ही मतलब उस टाइम के बहुत ही क्रिस गेल की टाइप होंगे, ये जाते ही जहाँ जाते होंगे विस्फोट कर देते होंगे, तो ये मतलब खतरनाक थे। उन नामक सक्रिय सहायता और उनकी समर्थन से शिवाजी ने भी बीजापुर और कर्नाटक पर एक नया अभियान शुरू किया। अपनी राजधानी में कुतुब शाह ने शिवाजी का शानदार स्वागत किया और औपचारिक समझौता हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना ये समझौता क्या करेगा। मतलब ये हैदराबाद गए थे ना, तो हैदराबाद का शासक था कुतुब शाह, उसने अपने दरबार में स्वागत किया और एक समझौता हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ तक हुआ क्या कहते हैं औपचारिक समझौता हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना ये कुतुब शाह क्या कहता है, हैदराबाद का जो राजा था
कुतुब शाह ने शिवाजी को 1 लाख हुण देख लो 5 लाख रुपए के बराबर थे। ठीक है फ्रेंड्स, 1 लाख हुण मान लो, 1 लाख हुण उस टाइम के आज के 5 लाख रुपए के बराबर थे। तो कुतुब शाह ने शिवाजी को 1 लाख हुण यानी 5 लाख रुपए वार्षिक अनुदान देने का स्वीकार किया। और इसने ये कहा कुतुब शाह ने कि हम तुम्हें 5 लाख रुपए साल में देंगे और उसके दरबार में एक मराठा दूत भी बनाएंगे। मतलब जो हमारा दरबार है उसमें एक तुम्हारा मराठा दूत को नौकरी देंगे, यहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड, कर्नाटक से मिलने वाले इलाके और लूट का माल आधा आधा बांटने के लिए तय हुआ। ठीक है फ्रेंड, और इसने कहा था जो भी कर्नाटक में तुम इलाके पे कब्जा करोगे ना और लूटोगे माल को, वो आधा आधा बटेगा। बट ये शिवाजी यहाँ भी गद्दारी कर देगा, इससे देखना। ठीक है फ्रेंड्स, आधा आधा माल का आधा आधा बांटा जाना तय हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और कुतुब शाह ने एक दस्ता और तोपखाना दिया, सेना का खर्च उठाने के लिए धन भी दिया। मतलब इस कुतुब शाह ने ये कहा कि जो भी इलाके जीतोगे वो लिए लूटपाट का जो भी धन होगा आधा आधा बांटेंगे। और ये कुतुब शाह ने एक दस्ता मतलब एक अपनी सेना और एक तोपखाना दिया और सेना का खर्च उठाने के लिए धन भी दिया, मतलब शिवाजी को। बट ये शिवाजी मानने के नहीं, अभी देखना आगे। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं शिवाजी ने हालांकि हैंदम धर्मोद्धारक का मतलब हिंदू धर्म का उद्धारक, ठीक है फ्रेंड, की उपाधि धारण की। कई बार ये उपाधि पूछी गई है। हिंदू का धर्म उद्धारक किसने उपाधि धारण की थी, या ये हैंदम धर्मोद्धारक, तो ये शिवाजी ने की थी, याद रखेंगे फ्रेंड्स। पर उन्होंने इस क्षेत्र को, उसकी आबादी अधिकतर जिसमें हिंदू थे, बेरहमी से लूटा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लो यहाँ से तो लूट लिया इस क्षेत्र को। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कुतुब शाह ने कहा था ना कि लूट का आधा आधा माल बटेगा, बट ये मना कर देता है। देखो शिवाजी ने कुतुब शाह के साथ ये देखो लूट, यहाँ लिखा है ना लूट की दौलत। देखो ये ऊपर लाइन ऊपर नीचे लिखा है, मैंने सीक्वेंस में बनाया। शिवाजी ने कुतुब शाह के साथ लूट की दौलत का बंटवारा करने से इनकार कर दिया। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होंगे। यहाँ लिखा है ना लूट की दौलत का बंटवारा करने से इनकार कर दिया, और इस तरह उनमें आपसी संबंध बिगड़ गए। ठीक है फ्रेंड्स, संबंध बिगड़ जाते हैं। अब चलते हैं नीचे। कर्नाटक के एक अभियान में कुछ ही समय बाद 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक फ्रेंड्स, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था दक्कनी राज्यों के प्रशासनिक तौर तरीके की तर्ज पर थी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा दक्कन के राज्यों में था वैसा ही इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। आगे देखते हैं हम। अब देखेंगे ये इस लाइन से कई बार क्वेश्चन बना है। देखो वो कहते हैं ना अष्टप्रधान किसके उसमें थे, मतलब मंत्री थे, तो वो शिवाजी के थे। वही लिबान यहाँ लिखी हुई है वही बात। उन्होंने 8 मंत्री नियुक्त किए थे जो कभी कभी अष्ट प्रधान कहे जाते थे। तो अष्ट प्रधान कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनता है, अष्ट प्रधान किसके शासनकाल में थे, तो मराठा के। ठीक है, इसके शिवाजी के काल में थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। पर उनकी प्रकृति एक मंत्री परिषद वाली नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, वो 8 प्रधान तो थे लेकिन वो मंत्री परिषद जैसे आज की कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, वैसी नहीं थी। हर मंत्री को अलग अलग कार्य सौंपा गया था, वही देखेंगे हम आगे। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा पीछे देखा है ना, हर मंत्री सीधे शासक को जवाब दे होता था। मालूम शासक ये राणा प्रताप शासक था तो हर मंत्री सीधा इसको जवाब सवाल इसी से करते थे। कुछ अगर कमी बसी है या कहीं की कोई दिक्कत है तो सीधा शासक से ही जवाब दे होता था। अब देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था पेशवा। ये फ्रेंड्स अब जो टर्म आएंगी ना याद रखना है इनको, ये पीसीएस एग्जाम में कई बार पूछी गई। ये पेशवा जो वित्त और सामान्य प्रशासन देखता था। ठीक है फ्रेंड्स, पेशवा वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन देखता था। सरे नौबत ये कई बार पूछा गया कि सरे नौबत कौन था मुगल काल में, तो ये सेनापति होता था। सरे नौबत सेनापति सम्मानजनक पद था और आम तौर पर अग्रणी मराठा सरदारों में से किसी एक को दिया जाता था। मजूमदार लेखापति होता था। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि बाक्यानवीस गुप्तचरी डाक और घरेलू मामलों के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये मजूमदार की और लेखापति जो आज के टाइम पे क्या बोलते हैं लेखपाल या पटवारी कह देते हैं, मजूमदार लेखापति होता था। जबकि बाक्यानवीस गुप्तचरी डाक और घरेलू के लिए जिम्मेदार होता था। शुरू नबीस या चिटनीस पत्र व्यवहार द्वारा
शासक की सहायता करता था। ये कोई मतलब पत्र वगैरह आते थे, जो भी चिट्ठी वगैरह आती होगी वो पढ़ के सुनाता होगा उस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स। दावीर समारोह का प्रभावी था। ये दावीर जो भी समारोह वगैरह होते थे या फंक्शन वगैरह होते थे आज के टाइम में बोलें तो उसका प्रभावी था। और विदेशी शक्तियों से संबंधित मामलों को भी शासक की सहायता करता था। ठीक है फ्रेंड्स। ये समारोह वगैरह देखता था और विदेशी शक्तियों और मामलों में भी उनकी शासक की सहायता करता था। न्यायाधीश और पंडित राव न्याय और दान सहायता के प्रभावी थे। ठीक है फ्रेंड्स। याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ये। शिवाजी शिवाजी नियमित सैनिकों को नगद वेतन देता था। ठीक है फ्रेंड्स। शिवाजी नगद वेतन देता था। ठीक है। किसी स्त्री या नर्तकी को सेना में भर्ती नहीं किया था। ठीक है फ्रेंड्स। किसी स्त्री और नर्तकी को सेना के साथ चलने की अनुमति नहीं थी। मतलब कोई भी मतलब औरत वगैरह होगी तो उसको सेना के साथ चलने नहीं दिया जाता होगा इनके काल में। ठीक है फ्रेंड्स। वही लिखा हुआ है। सहायक सेनाओं सिहलदारों से अलग अलग नियमित सेना पगा और लगभग 30 से 40 हज़ार घुड़सवार होते थे। ठीक है फ्रेंड्स। कुछ सेनागार होंगे, सेनाएं, सिलदार और नियमित सेना जो पैदल चलने वाली होंगी, और कुछ घुड़सवार 30 से 40 हज़ार घुड़सवार थे। ठीक है फ्रेंड्स। घुड़सवार होते थे, उनकी निगरानी हवलदार करते थे। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब पहले ये चलते होंगे वो, फिर इनके पीछे हवलदार चलते होंगे इनकी निगरानी करने के लिए, और जिनको नगद वेतन मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। यह मानना सही नहीं है कि शिवाजी ने जमींदारी यानी देशमुखी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। वे अपने अधिकारियों को जागीरें मुकोसा नहीं देते थे, लेकिन शिवाजी मीर मीरा सदारों मीरासदारों पर अर्थात भूमि पर पुश्तैनी अधिकार रखने वालों पर कड़ी निगरानी रखते थे। अब ये समझिए फ्रेंड्स, मतलब यहाँ ये कही जा रही है कि ये हम कह नहीं सकते कि जो इन्होंने देशमुखी व्यवस्था थी ना इसका उन्मूलन कर दिया, क्योंकि ये जो अपने अधिकारी वगैरह थे ना, सैनिक वगैरह, उनको जागीरें नहीं देते थे, ये नगद वेतन देते थे। और ये जो पुश्तैनी ज़मीन वगैरह थी ना, जो पुश्तैनी ज़मीन वगैरह रखते थे तो उन पर ये खास कड़ी निगरानी रखता था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। शिवाजी ने पड़ोसी मुगल क्षेत्रों से वसूली करके अपनी आय बढ़ाई। ठीक है फ्रेंड्स। वसूल जो इसके पड़ोसी वगैरह होंगे उनसे वसूलियाँ करता होगा ये शिवाजी। ठीक है फ्रेंड्स। जो मतलब अपनी आय बढ़ाने के लिए यह जो मालगुजारी का चौथाई या चौथ कही जाने लगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि चौथ प्रथा किसके काल में थी, तो शिवाजी के काल में थी। शिवाजी कैसे टैक्स वसूलते थे, तो 1/4 यानी जिसे चौथ कहा जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन बना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिवाजी एक योग्य सेनापति, कुशल रणनीतिज्ञ और चालक कूटनीतिक ही साबित नहीं हुए, बल्कि देशमुखों की शक्ति पर अंकुश लगाने और उन्होंने एक मजबूत राज्य की बुनियाद भी रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये बताया जा रहा है कि सेना क्या कहते हैं, शिवाजी थे ना, वो एक सेनापति भी अच्छे थे और रणनीति वगैरह भी बना लेते थे बढ़िया, ताकतवर क्या कहते हैं, ताकतवर भी थे। ठीक है फ्रेंड्स। और उन्होंने एक मतलब मजबूत अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है फ्रेंड्स। इस लाइन का मतलब ये है। अब देखते हैं औरंगजेब और दक्कनी राज्य। ठीक है फ्रेंड्स। दक्कनी राज्यों के साथ औरंगजेब के संबंध में 3 चरण देखे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 3 चरण कौन कौन से थे उसमें देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं जो 3 चरण देखे जा सकते हैं, इनको ही देखेंगे पहले। इनमें से मुख्य प्रयास बीजापुर के उन क्षेत्रों को वापस लेने का था जो पहले अहमदनगर राज्य के थे, पर 1636 की संधि के अनुसार जिनका समर्पण बीजापुर को कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। दक्कन के मुख्य खतरा मराठों को समझा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। शिवाजी और बाद में उनके बेटे संभाजी के खिलाफ मुगलों से हाथ मिलाने के लिए बीजापुर और गोलकुंडा पर दबाव डालने का प्रयास किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ एक नोट मैंने छांट के लिखा है, इस नोट को देख लेना। 1636 की संधि के अनुसार शाहजहाँ ने बीजापुर और गोलकुंडा को मराठों से समर्थन वापस लेने के लिए रिश्वत के तौर पर अहमदनगर राज्य का 1/3
क्षेत्र बीजापुर को दे दिया था और वादा किया था कि मुग़ल बीजापुर और गोलकुंडा को कभी नहीं जीतेंगे। ठीक है फ्रेंड, मतलब हमला नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होंगे। तो मतलब शाहजहाँ ने और क्या कहते हैं, शाहजहाँ ने एक संधि की थी, तो इनको बताया गया था कि जो बीजापुर के शासक और गोलकुंडा के शासक थे ना, ये मतलब मराठों के दोस्त थे। तो ये कह रहा था कि इनसे अपना समर्थन वापस ले लो, मतलब इनके दोस्त मत रहो, और उसके बदले में हम तुम्हें ना रिश्वत के लिए अहमदनगर का 1/3 राज क्षेत्र बीजापुर को दे दिया गया, और इनसे ये कहा गया कि मुग़ल कभी भी बीजापुर और गोलकुंडा को जीतेंगे नहीं, मतलब इस क्षेत्र पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होगे, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पहला चरण। 3 चरण थे ना, पहला चरण पढ़ेंगे। 1657 में कल्याणी और बीदर के पास मिल गए। ठीक है फ्रेंड, एक सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, औरंगजेब की बात हो रही है। औरंगजेब के 3 चरण थे ना, वही देख रहे हैं। 1657 में कल्याणी और बीदर इनको वापस मिल गए। 1660 में रिश्वत देकर परिंदा वापस लिया गया, बाकी रह गया सोलापुर। सत्तारोहण के बाद औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी व आदिल शाह दोनों को सजा देने के लिए कहा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 2 राज तो इनको मिल गए थे, कल्याणी और बीदर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर रिश्वत देकर इन्होंने परिंदा को भी जीत लिया, रह गया सोलापुर। सत्तारोहण के बाद जयसिंह ने मतलब शिवाजी और आदिल शाह को दोनों को सजा देने के लिए आदेश देने के लिए कहा। ठीक है फ्रेंड, औरंगजेब ने। अब चलते हैं नीचे। अब देखना जयसिंह ने, ये जयसिंह लिखा हुआ है ने, यहाँ पे पेंसिल से लिखा हुआ है मैंने। ठीक है फ्रेंड, जयसिंह ने शुरू की मुहिम में जयसिंह ने शुरू की इस मुहिम में मुग़लों के खिलाफ दक्कनी राज्यों के संयुक्त मोर्चे को। ठीक है फ्रेंड, समझ गए हो, जयसिंह ने शुरू की इस मुहिम में मुग़लों के खिलाफ दक्कनी राज्यों के संयुक्त मोर्चे को। आगे देखते हैं। संयुक्त मोर्चों को नवजीवन दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है नवजीवन दिया, क्योंकि बीजापुर की सहायता के लिए कुतुब शाह ने एक बड़ी सेना भेजी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लेकिन ये जय सिंह था ना, ये बिल्कुल पागली था। तो ये बड़ी जो तोपें वगैरह थी ना, वही बात है, आप मान लो युद्ध के मैदान में जा रहे हो और अब हथियार ले ही नहीं जा रहे हो, तो वहाँ जाके क्या होगा, वही देखना। ठीक फ्रेंड, इनकी तो मतलब भारी सेना थी, लेकिन ये जो जय सिंह है ना, जय सिंह बड़ी तोपें तो लाए ही नहीं थे, और उनके बिना नगरों की घेराबंदी असंभव थी। ठीक है फ्रेंड, ये मतलब तोपें वगैरह तो लाए नहीं थे। इस मुहिम में जय सिंह को ना धन दौलत मिली और ना ही कोई नया इलाका। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हथियार ही नहीं थे तो लड़ेंगे किससे। ये स्क्रीन आज लग रहा है मेरी आवाज़ से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बैक ऑन टॉपिक। ना इलाका मिला, निराश होकर निंदा औरंगजेब की निंदा की जय सिंह की जल्द ही मृत्यु 1667 का कारण बन गई। ठीक फ्रेंड्स, अगले वर्ष मुग़लों ने रिश्वत देकर सोलापुर का समर्पण कराया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह पहला चरण पूरा हुआ। जो सोलापुर रह गया था वो हम मतलब 1668 में सोलापुर को भी कब्जा कर लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, 1667 में इसकी मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। ये क्योंकि धन दौलत इलाका कुछ मिला नहीं थे, निराश और औरंगजेब की निंदा से औरंगजेब मतलब ये निराश हो गया होगा कि कुछ मिला भी नहीं, और फिर औरंगजेब ने मतलब इसको सुनाई होंगी अच्छी अच्छी वाली एकदम बढ़िया A1 क्वालिटी की गाड़ियाँ, तो ये मतलब गुस्सा होकर मायूस होकर मर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कारण बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा चरण देखते हैं। गोलकुंडा में अदन्ना और अब इनकी बारी आ गई। गोलकुंडा में अदन्ना और मखन्ना की शक्ति का उदय इस काल का एक नया तत्व था। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने गोलकुंडा, बीजापुर और शिवाजी के बीच एक त्रिपक्षीय संगठन बनाने का प्रयास करने की नीति अपनाई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं 1679-80 के बीच बीजापुर पर कब्जे के लिए मुग़ल सरदार दिलेर खान का आखिरी हताशा भरा प्रयास भी असफल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जय सिंह तो मर गया, उसके बाद ये आया दिलेर खान, तो ये आया तो ये आखिरी इसने प्रयास किया, मतलब जोर जार लगाया, बट वो भी असफल हो जाता है। इसका बड़ा कारण यही था कि दक्कनी राज्यों की संयुक्त शक्ति से टकराने के लिए आवश्यक साधन किसी भी मुग़ल सूबेदार के पास नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा चरण 1684 से 87 तक। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब 81 में जब अपने विद्रोही बेटे शाहजादा अकबर के पीछे करते हुए दक्कन में पहुंचा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पीछे वीडियो पर लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि ये कहीं जा रहा होता है, मतलब दंगे वगैरह में निपटाने के लिए, तब तक इसका बेटा उनसे
बीजापुर वालों से हाथ मिला लेता है। तो ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, वही बात यहाँ बताई गई कि जब ये अपने बेटे शहजादा का पीछा करते हुए दक्कन में पहुंचा तो मराठे से बीजापुर और गोलकुंडा का संबंध प्रक्षेप कराने के नए प्रयास साथ साथ मराठों के खिलाफ एक नई शक्ति केंद्रित की। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने ये लिखा हुआ है ना पेंसिल से, मराठों के खिलाफ एक नई शक्ति केंद्रित की। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होगे, दोबारा समझा। मतलब 1681 में जब औरंगजेब अपने बेटे का पीछा करते हुए ना यहाँ दक्कन में पहुँचा तो मराठों और जो ये बीजापुर और क्या कहते हैं गोलकुंडा, इनके बीच जो मित्रता थी इनको मतलब तोड़ने के लिए वही लिखा हुआ है, संबंध विच्छेद करने के नए प्रयासों के साथ साथ मराठों के खिलाफ एक नई शक्ति केंद्रित की। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होगे, अब आप समझदार हो आप लोग। मराठ मराठे मुगलों के खिलाफ अकेली ढाल नहीं थे और दक्कनी राज्य इस ढाल को फेंकने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, इधर से मुगल जोर लगा रहे थे कि इनको भी क्या कहते हैं गोलकुंडा और बीजापुर को हम जीत लें, लेकिन मराठे भी थे बीच में। अब ये औरंगजेब सोच रहा था कि इन दोनों को जीत लूँ, इनको उखाड़ फेंक दूँ, लेकिन ये मराठे हट जाते थे। अगर ये औरंगजेब इससे मराठों से भिड़ता था तो ये गोलकुंडा और ये बीच में आ जाते थे। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होगे। औरंगजेब ने आदिल शाह से कहा कि अधीनस्थ के रूप में वह शाही सेना को रसद दे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वर्ड को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये पीछे भी कई चैप्टर में आया, कई जगह मैंने इस रसद का मतलब रास्ता बताया है। देखो यहाँ इस लाइन से तो यही मतलब निकल रहा है कि रसद का मतलब रास्ता है। देखो, औरंगजेब ने आदिल शाह से मुगल सेना आदिल शाह से कहा कि अधीनस्थ के रूप में वह शाही सेना को रसद दे, यानी कि रास्ता दे। और लेकिन कई किताबों में इस रसद का मतलब वो भी लिखा है कि खाना। रसद वर्ड वहाँ यूज होता है जहाँ वगैरह खाना वगैरह बनता था ना फौजों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखना, कई किताबों में ये लिखा है कि जहाँ फौजों के लिए खाना वगैरह बनता था तो खाना के लिए ये वर्ड प्रयोग किया जाता था। बट नेट पे मैंने डाल के देखा तो इस रसद का पर्यायवाची शब्द आया, सिनोनियम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो रसद का मतलब रस से बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर मतलब गूगल की अलग डेफिनेशन है, हर किताब की अलग डेफिनेशन है, बट मैंने तो शुरू से ही आपको रास्ता ही बताया है। क्योंकि इस देखो लाइन का मतलब ये निकल रहा है कि अधीनस्थ के रूप में शाही सेना को रास्ता दे, रसद दे। ठीक है फ्रेंड्स, अपने इलाके से मुग़ल फ़ौजों से गुजरने की गुजरने की खुली छूट दे और मराठा विरोधी युद्ध के लिए 5,000 या 6,000 घोड़ों का दस्ता भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझ गए होगे कि रसद का मतलब रास्ता ही है। ये देखो अगली लाइन में लिखा है ना, अपने इलाकों से मुग़ल फ़ौजों को गुजरने के लिए खुली छूट दे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब यहाँ तो रास्ता दे और यहाँ खुली छूट दे दी कि अपने इलाकों से गुजरने दो। बट कई किताबों में इस रसद का मतलब ये भी बताया गया कि जो मुग़ल फ़ौजें वगैरह थी ना, जो खाना बनता था, खाना देने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे। आगे चलते, वीडियो काफ़ी लंबी लंबी हो गई है। आदिल शाह ने गोलकुंडा और संभाजी दोनों की सहायता की। गुहार की सहायता गुहार की और सहायता उसे तत्काल मिली। बट ये आदिल शाह माना नहीं, तो मतलब ये इसे धमका रहा था। इधर औरंगजेब ये कह रहा था अपने जो इलाके हैं ना उनसे मेरी सेना को गुजरने दे और 5-6 हज़ार घोड़ों के दस्ते भेज दे हमारे के लिए, लेकिन ये माना नहीं। तो ये पता क्या कहता है, जो शिवाजी का बेटा होता है ना उससे सहायता मांगता है। आदिल शाह ने गोलकुंडा और संभाजी की से सहायता की, गुहार की, और सहायता उसे मिल भी गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ही नहीं मानता है औरंगजेब की। अब देखते हैं आगे। बादशाह के नेतृत्व, देखो ये लिखा है ना बादशाह के नेतृत्व, लेकिन बीजापुर के पतन में घेराबंदी के पूरे 18 माह लग गए। ठीक है फ्रेंड, मतलब यहाँ लिखा है कि जो ये बादशाह था ना आदिल शाह, इसको मतलब इसके क्या कहते हैं, इसकी जो बीजापुर की जहाँ ये रहता था बीजापुर में, उसको घेराबंदी करने में 18 वर्ष लग गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बीजापुर के पतन के बाद गोलकुंडा के खिलाफ मुहिम अपरिहार्य थी। कुतुब शाह कुतुब शाह कुतुब शाह
क्या कह लें, कुतुब शाह के मदन्ना और अखन्ना जैसे काफिरों की सर्वोच्च शक्ति देखी देखी दे रखी थी। ठीक है फ्रेंड, कुतुब शाह ने जो ये इनके दरबार में थे ना, मदन्ना और खन्ना जैसे दो हिंदू थे, ये जो काफिरों हिंदुओं के लिए काफिर वर्ड यूज किया जाता है, इनको इनको पूरी शक्ति दे रखी थी तथा विभिन्न अवसरों पर शिवाजी की मदद भी करते थे, जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आए। लेकिन अब औरंगजेब इनको भी निपटा देगा। औरंगजेब की चेतावनी के बावजूद बीजापुर की मदद मदद उसका अंतिम विश्वासघात था। ठीक है फ्रेंड, भारी हर्जाना देने भारी हर्जाना देने, कुछ क्षेत्रों को सौंपने और मदन्ना और खन्ना को बाहर निकालने की शर्त पर बादशाह कुतुब शाह को क्षमा कर देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे इस लाइन का मतलब। जो ये कुतुब शाह था ना, ये हैदराबाद का वो था जो मैंने पीछे पढ़ा है, ये बादशाह था। तो औरंगजेब इसके पास जाता है और इससे कहता है कि जो ये मदन्ना और खन्ना है ना, इनको तू अपने दरबार से निकाल दे और कुछ अपने इलाके और भारी हर्जाना मुझे दे दे। ये देखना लिखा है ना, ये देखो, भारी हर्जाना देने और कुछ क्षेत्रों को मुझे सौंपने और मदन्ना खन्ना को बाहर निकालने की शर्त पर बादशाह को क्षमा करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब ये कहता है कि इन्हें बाहर निकाल दे और उन्हें कुछ रुपए वगैरह दे और अपने कुछ राज्य का हिस्सा मुझे दे दे, तभी मैं तुझे क्षमा करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो, शर्त पर बादशाह को क्षमा करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अब ये देखना इनको निपटा देगा। मदन्ना और खन्ना को सड़कों पर घसीट कर मार डाला गया। ठीक है फ्रेंड्स, 1687, ये यहाँ से नहीं है, यहाँ से है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ समझ गए होगे। अब ये देखना, औरंगजेब और मराठे और दक्कन अंतिम चरण। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1687 मैंने यही मार्क कर दिया, यहाँ से है। ठीक है फ्रेंड्स, बीजापुर और गोलकुंडा के पतन के बाद औरंगजेब मराठों के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति अब केंद्रित कर सकता था, क्योंकि इधर तो ये इनको गोलकुंडा, इनको सबको निपटा ही दिया, गोलकुंडा और बीजा क्या कहते हैं इसको, हैदराबाद वाले को, कुतुब शाह को इन्होंने निपटा दिया। अब इनकी बारी थी। गोलकुंडा और बीजापुर पर के पतन के बाद इनको भी निपटा दिया था। मराठों की बारी थी, मराठों पर पूरी शक्ति केंद्रित, मतलब पूरा ध्यान मराठों पर ही लगा देगा, क्योंकि गोलकुंडा और बीजापुर और कुतुब शाह वगैरह को तो निपटा ही दिया इसने। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 1689 में मुगल सेना ने संगमेश्वर के पास संभाजी के गुप्त शरण स्थल को अचानक घेर लिया। ठीक है फ्रेंड, जहाँ शिवाजी का बेटा था, मतलब जहाँ वो छुपा वगैरह था, तो उसको अचानक घेर लिया। संभाजी को पकड़कर उसे औरंगजेब के सामने पेश किया गया तथा विद्रोही व काफिर कहकर मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देख लो, इतना ये मतलब हरामी था औरंगजेब। ठीक फ्रेंड्स, आगे यह निसंदेह है कि औरंगजेब एक और बड़ी राजनीतिक भूल की थी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसने इसको मार दिया, लेकिन अब देखना मारने के बाद होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, राजनीतिक भूल की। ठीक है फ्रेंड, इससे मराठों को और इसने मराठों को और भड़का दिया। मतलब शिवाजी का बेटा मर गया तो मराठे और भड़क गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मराठा राज्य को नष्ट करने की बजाय औरंगजेब ने दक्कन में मराठों के विरुद्ध को सर्वव्यापी बना दिया। संभाजी के छोटे बेटे राजा राम राय को राजा बनाया गया, पर मुगलों ने जब उनकी राजधानी पर हमला किया तो उसे भागना पड़ा। राजा राम, मतलब मुगल, जो इसका बड़ा भाई था ना, ये छोटा भाई था ना राजा राम, इसको राजा बनाया गया मराठों ने, बट मुगल फिर इसकी राजधानी पर भी हमला कर देते हैं। वो देखो लिखा है ना, उसकी राजधानी पर हमला किया, तो ये राजा था ना, राजा राम राय से भाग गया। ठीक है फ्रेंड, राजा राम ने पूर्वी तट पर जिंजी में शरण ली। ठीक है फ्रेंड, इस तरह मराठों का प्रतिशोध पश्चिमी से पूर्वी तट की ओर फैल गया। मतलब ये जिंजी गया तो ये साढ़े जिंजी पहुंच जाते हैं औरंगजेब वगैरह। आगे चलते हैं। अब देखना, 1698 में जिंजी का पतन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ने के लिए एक पेज पीछे भी है, बस उसमें कुछ था नहीं, मैप बना हुआ था, मैं दिखा दूंगा लास्ट में। ऊपर भी पढ़ने के लिए, बट कुछ नहीं है। वो जिंजी पहुंचा था, तो अब ये भी जिंजी पहुंच गए हैं। ऐसे अगर पढ़ाने बैठ जाओ ना, आप पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। लेकिन जो लाइन टू लाइन मैच करके, जहाँ एग्ज़ाम में एक एक लाइन मैच करके लिखनी पड़ती है ना, वही मैंने एकदम इस चैप्टर की निचोड़ निकाला है। ठीक है फ्रेंड्स, 1698 में जिंजी का पतन हुआ, मतलब जिंजी अकबर पहुंच गया है, अकबर नहीं, औरंगजेब। 1698 में जिंजी का पतन हुआ और पर राजा राम भाग निकला। देखो, ये यहाँ से भी भाग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मराठों ने उनके अनेक किलों पर फिर से
हथियार लिए और राजा राम सतारा लौटने में सफल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अंत औरंगजेब ने 1703 में मराठों से वार्ता की। अब मतलब ये भी भाग भाग के पीछे थक गया है कि अब कहते हैं अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, समझौता कर लो। मतलब बातचीत शुरू हुई 1703 में। साहू के साथ एक अच्छा व्यवहार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, साहू के साथ एक अच्छा व्यवहार हुआ। उसे राजा की उपाधि देकर 7,000 का मनसब दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जो हेड वगैरह होगा कोई साहू, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार हुआ और राजा की उपाधि देकर 7,000 का मनसब दिया। ठीक है फ्रेंड्स, साहू को औरंगजेब शिवाजी का राजस्व और दक्कन में सरदेशमुखी की वसूलने का अधिकार दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे साहू से ये कह देगा कि जो शिवाजी टैक्स वसूलते थे ना सरदेशमुखी, अब वो तू वसूल लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकार देने के लिए तैयार था। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो वसूली का अधिकार देने के लिए तैयार था औरंगजेब। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मराठों के इरादे के प्रति निश्चित न होकर औरंगजेब की आखिरी पलों में इन व्याख्याओं को रद्द कर दिया। मतलब ये कहता राजा वगैरह बना देंगे, 7,000 का मनसब देंगे, ये है वो है, लेकिन आखिरी पलों में ये ना इन फैसलों को रद्द कर देता है। लेकिन मराठों के इरादों के प्रति निश्चित न होकर औरंगजेब ने आखिरी पलों पर इन व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया। कह रहा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। 1606 तक औरंगजेब के सभी मराठा किलों पर कब्जे का प्रयास में व्यस्तता का विश्वास हो चुका था। मतलब ये इनके पीछे ही लगा रहता था, जहाँ ये जाते थे वहीं पहुँच जाता था। लेकिन 1606 में ये इसे पता लग गया कि भाई भागने से कुछ नहीं होगा, ये मराठे भी पक्के हैं। लड़ोगे भिड़ोगे लेकिन ये मराठे पक्के हैं। शिवाजी इनको पूरी अच्छी तरह ट्रेंड करके गया है। तो इसे 1606 में अनुभव हुआ कि मराठे किलों पर कब्जा करने का ना मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इसे विश्वास हो चुका था कि इनसे मतलब लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम ही वेस्ट होगा। इसे पूरा यकीन हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट पेज पे चलते। ये देखिए 1617 में नहीं 1607 में औरंगजेब ने आखिरी सांस ली। ठीक है फ्रेंड्स, 1600 मतलब औरंगजेब 1607 में मर जाता, उसने आखिरी सांस ली और अपने पीछे एक ऐसा राज्य छोड़ गया जो समस्याग्रस्त था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक छोटी सी कहानी मैं बता दूँ आपको। औरंगजेब, ये लाइन इसलिए लिखी गई है क्योंकि औरंगजेब ने, आपको मैंने 2-3 पार्ट में औरंगजेब के बारे में पढ़ाया है, तो इसने ना मतलब किसी की मानी नहीं थी इसके टाइम। मतलब इसने जो भी जो इसके अच्छे मतलब मंत्री वगैरह थे, संगीतकार वगैरह थे, उनको सबको अपने दरबार से निकाल दिया था। हम पीछे पड़ चुके हैं, सब कुछ बंद करा दिया था। कट्टरी था ये शुरू से और सब कुछ अपने हाथ में ही रखना चाहा इसने। मतलब इसने सोचा कि जब तक मैं ही हूँ ना तब तक मैं ही लड़ूंगा, हर मतलब लड़ाई में सामना करूंगा। तो मतलब इसने अपने से नीचे मतलब किसी को मतलब एक्सपीरियंस आना ही नहीं दिया। मान लो आप हो, आप मतलब परिवार में सबसे बड़े हो, मान लो आपके 2 छोटे भाई हैं और आप उनको कुछ समझो ही ना, और आप ही सब कुछ हो कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ, और बाई चांस बाई गॉड अगर आपको कुछ हो जाए, भगवान ना करे, तो आपके 2 भाई हैं बट वो इतने वेल एक्सपीरियंस नहीं है कि आने वाली सिचुएशन को हैंडल कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होगे जो मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए औरंगजेब ने किसी को आने ही नहीं दिया अपने आगे। तो ये लाइन इसीलिए लिखी गई कि उसने आखिरी सांस ली और अपने पीछे एक ऐसा राज्य छोड़ गया जो समस्याओं से जूझ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, कोई कोई मतलब इतना वेल एक्सपीरियंस नहीं होगा, मतलब उसे लड़ाई झगड़े के बारे में पता नहीं होगा या युद्ध वगैरह के जो थोड़े बहुत कर लेते होंगे, बट इतना नहीं कि जाके मतलब इधर से उधर कब्जा कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, आगे ये लिखा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है बट इससे हमारा जो कुछ है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये 5-6 पेजों की है। मुग़ल साम्राज्य का राज और अकबर की जिम्मेदारी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स ऑलरेडी, क्योंकि जब तक ये जीता रहा ना पूरा मतलब कट्टरपना दिखाया इसने और मरते मरते अपने राज्य को डुबो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समस्या में छोड़ गया कि अब मेरे मरने के बाद अब देख लेना कौन बैठेगा मेरी गद्दी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी मुग़ल काल, यहाँ से समाप्त हो जाता है और जो थोड़े बहुत चैप्टर इसके हैं वो आने वाले टाइम में हम बिल्कुल निपटा देंगे। अब आपका हो गया कि पूरा मुग़ल काल बढ़ा दिया, इसमें वो तो आया ही नहीं, क्या कहते हैं रंगीला, ना क्या कहते हैं रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। तो वो आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा जब जब हमारे देश में अंग्रेज आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसको भी मैं पढ़ाऊँगा, आप चिंता मत करें। कुछ लोग ये कहेंगे कि मुग़ल बादशाह में मोहम्मद शाह रंगीला भी था, तो वो तो आया ही नहीं। वो आएगा जब जब अंग्रेज आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तब मैं पढ़ाऊँगा उसको, यानी कि
मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लाइक एंड शेयर तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने देखा होगा, ये देखो 50, आपने देखा होगा कोई मूवी है, मान लो कोई बॉलीवुड की मूवी है 3 घंटे की है, लेकिन वो मूवी तो 3 घंटे की होती है, लेकिन उसे बनने में लगभग 2 ढाई साल लग जाते हैं, कम से कम साल 1.5 साल तो लग ही जाता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही देख लो, मेरी वीडियो अगर मान लो 50 मिनट की है ना, तो उसे बनने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सारे इक्विपमेंट इधर से उधर करने पड़ते हैं, कमरे को एडजस्ट करना पड़ता है, फिर जो वातावरण है कमरे का। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो लाइक एंड शेयर करने में तो आप कंजूसी मत किया करें। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। आपके पास तो हर चीज़ की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 पढ़ा है ना, बोलने की स्वतंत्रता है, लाइक करने की डिसलाइक करने की, तो आप कुछ तो करो, बताओ दो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। कमेंट करो, कमेंट में बताओ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो या कुछ गलत पढ़ा रहे हो, या मान लो मेरे से अच्छा कोई किसी के मन में आइडिया हो पढ़ाने का, तो आप अपने व्यूज़ अपने आइडिया दे सकते हो, मैं उन पे भी विचार करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कुछ बताया करो, अपना सजेशन तो दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। और आने वाला चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 12 तक, क्योंकि 12 से हमने मुगल काल स्टार्ट किया था, मुगल काल का ये आखिरी चैप्टर था। अब 1 से 12 तक हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।